गुड हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों देखिए दोस्तों, आज के सेशन फ्रेंड्स हम लोग करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 एग्जाम के पर्पज से दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और थ्योरी प्लस में क्वेश्चन सही थे दोस्तों। और इसका थ्योरी देखिए, एक सेशन हम इसका कर चुके हैं दोस्तों, जिसमें कि आधा थ्योरी हम कंप्लीट कर चुके हैं फ्रेंड्स, और आधा थ्योरी जो बचा हुआ है दोस्तों वो अभी करके इस चैप्टर को ही हम लोग कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। और सेशन देखिए दोस्तों, जो पिछले वाले सेशन को नहीं देखे अभी तक, वो इसी चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में इंडियन नेशनल मूवमेंट मिल जाएगा दोस्तों टॉपिक, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आएगा फ्रेंड्स तो सेशन को आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग डायरेक्ट अपने सेशन पे। देखिए फ्रेंड्स, ये सब बुक वगैरह हो चुका था, और हम लोग का था अमृत बाजार पत्रिका, ये भी दोस्तों। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग अब महात्मा गांधी से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, और इससे पहले हम लोग का दोस्तों ये सब हो चुका है दोस्तों। महात्मा गांधी से स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, महात्मा गांधी 1869 से 1948। देखिए फ्रेंड्स, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। इसके पिता करमचंद गांधी एवं माता पुतलीबाई थी दोस्तों। तो फ्रेंड्स, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, पोरबंदर में हुआ था, और इनके पिता करमचंद गांधी एवं माता पुतलीबाई थी दोस्तों। और गांधी जी का विवाह दोस्तों 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ था 1883 ईस्वी में, और उनके 4 पुत्र हरिलाल, रामदास, मनीलाल और देवदास थे। हरिलाल, रामदास, मनीलाल और देवदास है। हरिदास, रामदास याद रखिएगा, हरिलाल और मनीलाल। अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, 1889 से 1891 तक उन्होंने इंग्लैंड में रहकर कानून की पढ़ाई की दोस्तों। 1889 से 1891 तक उन्होंने इंग्लैंड में रहकर कानून की पढ़ाई की दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों 1892 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के एक व्यापारी 1892 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी हेतु गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। और गांधी जी देखिए दक्षिण अफ्रीका में 1894 ईस्वी में, ये 1992 दक्षिण अफ्रीका गए थे, और 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। और 1903 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था। 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना, और 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना, और 1910 में टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना ये जोहान्सबर्ग में की थी दोस्तों। और नेक्स्ट फ्रेंड्स, गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए दोस्तों। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे दोस्तों। 9 जनवरी 1915 को, ये आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। देखिए, वे फरवरी मार्च 1915 में शांति निकेतन में रहे, और गांधी जी ने देखिए फरवरी से मार्च 1915 में ये शांति निकेतन में रहे थे। और गांधी जी ने रविंद्रनाथ को गुरुदेव कहकर शुरू किया। गांधी जी ने देखिए ये 1892 ईस्वी में वो वहाँ गए थे, और 1915 ईस्वी में वापस लौट आए थे। तो 15 साल इधर हो गया, और उधर 1892 मतलब 10 साल 8 साल मतलब 23-24 साल वहाँ पर रहे थे दोस्तों ये। और देखिए फ्रेंड्स, रविंद्रनाथ को गुरुदेव कहना शुरू कर दिया। 1915 में शांति निकेतन में ये रहे थे, और गांधी जी ने रविंद्रनाथ को गुरुदेव कहना शुरू कर दिया। और गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया, और ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि प्रदान की थी। और गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में स्वराज की विस्तृत व्याख्या की। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में स्वराज की विस्तृत व्याख्या की है, और उन्होंने नवजीवन गुजराती में और यंग इंडिया अंग्रेजी का संपादन किया। उन्होंने हरिजन पत्र का प्रकाशन 1933 ईस्वी में आरंभ किया था। और द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स
विथ ट्रूथ गांधी जी की आत्मकथा है। दी स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ गांधी जी की आत्मकथा है। और गांधी जी का सर्वप्रिय भजन वैष्णव जन को तेनु कहिए की रचना नरसिंह मेहता ने की थी दोस्तों। और गांधी जी का सर्वप्रिय भजन वैष्णव जन को तेनु कहिए की रचना नरसिंह मेहता ने की थी। और उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना की। और गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को दिल्ली के बिरला भवन में प्रार्थना सभा में जाते हुए नाथूराम गोडसे ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, भारत में 1917 से 1918 के बीच गांधी जी ने 3 संघर्ष का नेतृत्व किए थे। भारत में 1917 से 1918 के बीच गांधी जी ने 3 संघर्ष का नेतृत्व किए थे। और उसमें देखिए पहला है दोस्तों चंपारण सत्याग्रह 1917। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये है दोस्तों, देखिए ये जो है महात्मा गांधी जी, याद रखिएगा दोस्तों, ये भारत जो आए थे दोस्तों, ये 9 जनवरी 1915 ईस्वी को ये आए हुए थे दोस्तों। अब देखिए फ्रेंड्स, उन्होंने गांधी जी का सर्वप्रिय भजन जो है दोस्तों, ये वैष्णव जन को तेनु कहिए की रचना, वैष्णव जन को तेनु कहिए की रचना दोस्तों नरसिंह मेहता ने की थी दोस्तों, नरसिंह मेहता ने की थी। और उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। और गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला भवन में प्रार्थना सभा में जाते हुए नाथूराम गोडसे ने कर दी दोस्तों। और गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला भवन में प्रार्थना सभा में जाते हुए नाथूराम गोडसे ने कर दी। और भारत में 1917 से 1918 के बीच गांधी जी के 3 संघर्ष का नेतृत्व किया। और ये थे देखिए चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण सत्याग्रह 1917 में देखिए फ्रेंड्स, किसानों को 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी और यूरोपियों द्वारा तय किए गए मूल्य पर उसे बेचना पड़ता था। गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल के कहने पर चंपारण में हस्तक्षेप किया और उनके सत्याग्रह के आधार पर किसानों की परेशानियां कम हुई थी दोस्तों। अब नेक्स्ट देखिए 2 नंबर में है अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918। अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 देखिए दोस्तों, इसमें मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। गांधी जी के अनशन के बाद मिल मालिकों ने 35% बोनस देना स्वीकार किया था। नेक्स्ट देखिए खेरा सत्याग्रह। खेरा सत्याग्रह में खेरा के किसान फसल नष्ट हो जाने के कारण लगान को स्थगित करना चाहते थे, परंतु सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। गांधी जी विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक के साथ खेरा पहुंचे और किसानों का समर्थन किया, जिसके फलस्वरूप सरकार को झुकना पड़ा था। देखिए फ्रेंड्स, तीसरा नंबर खेरा सत्याग्रह 1918 में हुआ था दोस्तों। देखिए अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918 में ही हुआ था और खेरा सत्याग्रह भी 1918 में ही हुआ था। इसमें देखिए खेरा के किसान फसल नष्ट हो जाने के कारण लगान को स्थगित करना चाहते थे, परंतु सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। देखिए खेरा के किसान फसल नष्ट हो जाने के कारण लगान को स्थगित करना चाहते थे, परंतु सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। गांधी जी विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक के साथ खेरा पहुंचे और किसानों का समर्थन किया, जिसके फलस्वरूप सरकार को झुकना पड़ा। नेक्स्ट रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट में देखिए 1919 ईस्वी में ये पारित हुआ था। देख फ्रेंड्स, नेक्स्ट है रोलेक्ट एक्ट 1919। रोलेक्ट एक्ट 1919 में बढ़ती हुई क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए ईल सरकार को रोलेक्ट समिति के सुझावों पर रोलेक्ट एक्ट या द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 बनाया दोस्तों। और इसके तहत अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी और इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, इस एक्ट के तहत पंजाब के 2 महत्वपूर्ण नेता सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया और स्वामी श्रद्धानंद ने 30 मार्च 1919 को दिल्ली में आंदोलन की कमान संभाल ली। और स्वामी श्रद्धानंद ने देखिए सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था और स्वामी श्रद्धानंद ने 30 मार्च 1919 को दिल्ली में आंदोलन की कमान संभाली थी दोस्तों, याद रखिएगा। और नेक्स्ट फ्रेंड्स, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 देखिए दोस्तों। अमृतसर के जलियांवाला बाग में अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन किचलू सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। अमृतसर के जलियांवाला बाग में अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन किचलू सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया। और इस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ डायर था। सर माइकल ओ डायर था दोस्तों। देखिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन
किचलू सतपाल मलिक की गिरफ्तारी के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था और इस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ डायर था और सभा स्थल पर मौजूद जनरल डायर ने बिना किसी सूचना के भीड़ पर गोली चलवा दी। इसमें करीब 1000 लोग मारे गए और इस हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी और वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य शंकरन नायर ने त्यागपत्र दे दिया और सरकार ने हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग गठित किया था। और सरकार ने हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग गठित किया था दोस्तों। सरकार ने हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग गठित किया था और इसमें 5 अंग्रेज तथा 3 भारतीय चमनलाल, शीतलवार, साहबजादा सुल्तान अहमद तथा जगत नारायण सदस्य थे दोस्तों। देखिए इसमें 5 अंग्रेज और 3 जो भारतीय सदस्य था दोस्तों हंटर आयोग में, 3 भारतीय में दोस्तों चमनलाल, शीतलवार और शहजादा सुल्तान अहमद तथा जगत नारायण सदस्य थे इसके। नेक्स्ट कांग्रेस ने एक समिति का गठन किया था जिसके अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय थे और कांग्रेस एक समिति का भी गठन किया था इसी पे दोस्तों जिसके अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय थे और महात्मा गांधी एक सदस्य थे दोस्तों इसके। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट अब खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन देखिए फ्रेंड्स ये हुआ था, भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को खलीफा मानते थे। भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को खलीफा मानते थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने मई 1920 में संपन्न सीवर्स की संधि द्वारा तुर्की को विभाजन कर दिया दोस्तों 1920 में। और 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया दोस्तों। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया और खिलाफत आंदोलन के नेता अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली थे दोस्तों। खिलाफत आंदोलन के नेता अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली थे दोस्तों, ये तीनों थे। और 20 जून 1920 में इलाहाबाद में हुए हिंदू मुस्लिम नेताओं की संयुक्त बैठक में असहयोग आंदोलन को चलाए जाने का निर्णय लिया गया। 20 जून 1920 में इलाहाबाद में हुई हिंदू मुस्लिम नेताओं की संयुक्त बैठक में और 20 जून 1920 में इलाहाबाद में हुई हिंदू मुस्लिम नेताओं की संयुक्त बैठक में असहयोग आंदोलन को चलाए जाने का निर्णय लिया गया। 20 जून 1920 में इलाहाबाद में हुई हिंदू मुस्लिम नेताओं की संयुक्त बैठक में असहयोग आंदोलन को चलाए जाने का निर्णय लिया गया। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, असहयोग आंदोलन देखिए फ्रेंड्स 1920 से 1922 ईस्वी। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 ईस्वी देखिए फ्रेंड्स। और असहयोग आंदोलन चलाए जाने का निर्णय सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लिया गया और महात्मा गांधी ने असहयोग प्रस्ताव स्वयं पेश किया। देखिए असहयोग आंदोलन 1920 से 22, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 ईस्वी में असहयोग आंदोलन चलाए जाने का निर्णय सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लिया गया था सितंबर 1920 में। और महात्मा गांधी ने असहयोग प्रस्ताव स्वयं पेश किया था। और 1920 देखिए याद रखिएगा दोस्तों, असहयोग आंदोलन जो ये चलाया गया था फ्रेंड्स, ये निर्णय सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में जो ये कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लिया गया था दोस्तों सितंबर 1920 में। और महात्मा गांधी ने असहयोग प्रस्ताव स्वयं पेश किया और 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित किया गया। और 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित किया गया 1920 ईस्वी में। और नागपुर अधिवेशन के समय अध्यक्ष विजय राघवाचार्य थे तथा असहयोग के प्रस्ताव को CR दास ने प्रस्तुत किया था। और नागपुर अधिवेशन के समय अध्यक्ष विजय राघवाचार्य थे नागपुर अधिवेशन के समय तथा असहयोग के प्रस्ताव को CR दास ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। इसी दिन तिलक की मृत्यु हो गई और तिलक स्मारक के लिए तिलक स्वराज कोष की स्थापना की गई। और तिलक के शव को कंधा देने में एक मुस्लिम शौकत अली थे दोस्तों। और तिलक के शव को कंधा देने में एक मुस्लिम शौकत अली थे। और विदेशी वस्त्रों की होली जलाए जाने को रविंद्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी। और विदेशी वस्त्रों की होली जलाए जाने की रविंद्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी थी। अब नेक्स्ट देखिए चौड़ी चौड़ा कांड 1922 ईस्वी। देखिए 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर स्थित चौड़ी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया। देखिए 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर स्थित चौड़ी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जला दिया।
और गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया और यह आंदोलन समाप्त हो गया। और गांधी जी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर असंतोष फैलाने के आरोप में 6 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई। और गांधी जी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर असंतोष फैलाने के आरोप में 6 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई। अब नेक्स्ट देखिए स्वराज पार्टी 1927। स्वराज पार्टी 1927 देखिए, स्वराज पार्टी 1927 असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस में एक नई विचारधारा ने जन्म लिया, जिसके सूत्रधार मोतीलाल नेहरू एवं सीआर दास थे। देखिए, असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस में एक नई विचारधारा ने जन्म लिया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस में एक नई विचारधारा ने जन्म लिया, जिसके सूत्रधार मोतीलाल नेहरू एवं सीआर दास थे। इन्हें परिवर्तनवादी कहा गया क्योंकि ये विधानमंडल में प्रवेश करके आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते थे। दोस्तों, ठीक है, असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस में एक नई विचारधारा को जन्म लिया, जिसके सूत्रधार मोतीलाल नेहरू एवं सीआर दास थे। इन्हें परिवर्तनवादी कहा गया क्योंकि ये विधानमंडल में प्रवेश करके आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते थे। नेक्स्ट, वहीं दूसरी तरफ अपरिवर्तनवादी, जिसमें सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल आदि शामिल थे, विधानमंडल में प्रवेश नहीं चाहते थे। देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना वर्ष 1927 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। और याद रखिएगा इसमें कांग्रेस में एक नई विचारधारा इसमें जन्म लिया था, जिसके सूत्रधार मोतीलाल नेहरू और सीआर दास थे। ये दोनों, और ये दोस्तों विधानमंडल में प्रवेश करके आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते थे। और वहीं दूसरी तरफ अपरिवर्तनवादी, जिसमें सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल आदि शामिल थे, विधानमंडल में प्रवेश नहीं चाहते थे ये। और नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस के 1922 के गया अधिवेशन अध्यक्ष, जिसमें सीआर दास में इसके अध्यक्ष सीआर दास थे, में मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। 1922 के गया अधिवेशन में अध्यक्ष इसमें सीआर दास ही था, और ये सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने इससे त्यागपत्र दे दिया। और मार्च 1923 को इलाहाबाद में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, मार्च 1923 में इलाहाबाद में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की। इसके अध्यक्ष सीआर दास एवं महासचिव मोतीलाल नेहरू बने थे दोस्तों। और नवंबर 1923 के चुनाव में स्वराजियों ने केंद्रीय विधानमंडल में 101 सीटों में से 42 पर कब्जा किया। देखिए, नवंबर फिर 1923 में चुनाव हुआ था, जिसमें चुनाव में स्वराजियों ने केंद्रीय विधानमंडल में 101 सीटों में से 42 पर कब्जा किया। और प्रांतीय विधानमंडलों में देखिए, यहाँ क्या है, स्वराजियों ने कि देखिए केंद्रीय विधानमंडल में 101 सीटों में से 42 पर तो यही कब्जा कर लिया केंद्रीय विधानमंडल में। और प्रांतीय विधानमंडलों में स्वराज्यों को मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत और बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में तथा देखिए मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत और बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में तथा देखिए मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत, बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में तथा बम्बई एवं उत्तर प्रदेश में संतोषजनक सफलता मिली थी। और बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में ये निकला था दोस्तों। और मध्य प्रांत में तो स्पष्ट बहुमत ही था इसको। और स्वराज्यों की एक और बड़ी उपलब्धि थी कि 1925 में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष चुना गया। और स्वराज्यों की एक और बड़ी उपलब्धि थी कि 1925 में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष चुना गया था वर्ष 1925 में। और 16 जून 1925 में सीआर दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी कमज़ोर होने लगी थी। देखिए 16 जून 1925 में सीआर दास की मृत्यु हो जाने के बाद स्वराज पार्टी कमज़ोर होने लगी। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स साइमन कमीशन 1927। साइमन कमीशन 1927 में देखिए साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को जॉन साइमन की अध्यक्षता में किया गया। और देखिए साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को जॉन साइमन की अध्यक्षता में किया गया। साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को जॉन साइमन की अध्यक्षता में किया गया था। साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को जॉन साइमन की अध्यक्षता में किया गया था। इसमें इसके सभी 7 सदस्य ब्रिटिश संसद के अंग्रेज थे और इसलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया है। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। 3 फरवरी 1928 को देखिए 8 नवंबर को तो ये 1927 में
सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित किया गया था 8 नवंबर 1927 को, और ये 3 फरवरी 1928 को ये बम्बई साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। और इस कमीशन ने 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। देखिए 3 फरवरी 1928 को ये बम्बई पहुंचा था, और 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी ये इस कमीशन ने 27 मई 1930 को। नेक्स्ट देखिए नेहरू रिपोर्ट 1928। नेहरू रिपोर्ट 1928 में देखिए भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड, देखिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड ने भारतीयों को यह चुनौती दी कि वे एक ऐसा संविधान बनाए जो सभी दल को मंजूर हो। लॉर्ड बर्केनहेड ने दोस्तों भारतीयों को यह चुनौती दी थी कि वे एक ऐसा संविधान बनाए जो सभी दल को मंजूर हो। और इसी परिप्रेक्ष्य में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति बनाई गई। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति बनाई गई, और यह रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत की गई थी दोस्तों। इसी परिप्रेक्ष्य में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति बनाई गई, और यह रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत की गई, और इसमें 19 मूल अधिकारों को प्रतिपादित किया गया था। अब देखिए 1928 में नेहरू रिपोर्ट आ गया, और वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है। लाहौर अधिवेशन के दौरान रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया, और 26 जनवरी 1930 को आधुनिक भारत के इतिहास में पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया। 26 जनवरी 1930 को देखिए 31 दिसंबर 1929 को आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा लाहौर अधिवेशन में फहराया था रावी नदी के तट पर, और 26 जनवरी 1930 को आधुनिक भारत के इतिहास में पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया। इसके साथ ही पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी पारित किया गया, और इसके साथ ही पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी पारित किया गया। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन में देखिए दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन में देखिए फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस की बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की बागडोर गांधी जी के हाथों में सौंपी गई। फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस की बैठक सविनय अवज्ञा आंदोलन में देखिए फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस की बैठक, फरवरी 1930 की बात है दोस्तों। फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस की बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की बागडोर गांधी जी के हाथों में सौंपी गई। याद रखिएगा 1930 में ये अधिवेशन हुआ था साबरमती आश्रम में, और गांधी जी को हाथों में ये सौंपा गया था इसका बागडोर। और गांधी जी ने यंग इंडिया के माध्यम से वायसराय के समक्ष 11 सूत्री मांगे रखी थी दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन में। और दांडी यात्रा में गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी मतलब नौसाड़ी जिला गुजरात के लिए दोस्तों 78 अनुयायियों के साथ ये मतलब नौसाड़ी गुजरात के लिए तक 241 मील की यात्रा की 241 मील की यात्रा की थी। और इसमें 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन किया, और देश भर में यह आंदोलन शुरू हो गया। और सुभाष चंद्र बोस ने दांडी आंदोलन देखिए उल्लंघन किया, और देश भर में यह आंदोलन तभी से शुरू माना जाता है दोस्तों 6 अप्रैल 1930 से। और सुभाष चंद्र बोस ने दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस तक तथा मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी। देखिए नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की यात्रा, और देखिए नेपोलियन दोस्तों फ्रांस का नेपोलियन, और मुसोलिनी का रोम मार्च से मतलब इटली का था रोम मार्च से की। और तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से देखिए तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक नमक यात्रा की। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक नमक यात्रा की। याद रखिएगा दोस्तों, तमिलनाडु की बात करें दोस्तों, तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक नमक यात्रा की थी। आगे देखिए उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान
सीमांत गांधी ने किया था दोस्तों। उत्तर और पश्चिम सीमांत प्रांत में बात करें आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान ने सीमांत गांधी ने किया था और उनके नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती आंदोलन चला गया था। लाल कुर्ती आंदोलन चला गया था और उन्होंने पख्तून नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। और मणिपुर और नागालैंड में यदुनाग नागा के नेतृत्व में, देखिए मणिपुर और नागालैंड की बात करें दोस्तों, तो यदुनाग नागा के नेतृत्व में जिया लड़ंग आंदोलन चला गया। बाद में गोटेलन्यू ने इसे नेतृत्व प्रदान किया और जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि दी थी दोस्तों, गोटेलन्यू को दोस्तों। और 4 मई की रात को गांधी जी को गिरफ्तार कर यरवदा जेल भेज दिया गया। इसमें दोस्तों 4 मई की रात को गांधी जी को गिरफ्तार कर यरवदा जेल भेज दिया गया। और इसके बाद इस आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया था दोस्तों। याद रखिएगा, जब 4 मई की रात को गांधी जी को गिरफ्तार कर यरवदा जेल जब भेज दिया गया, तो इसके बाद इस आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया था। और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद सरोजिनी नायडू और इनाम साहेब धरसना महाराष्ट्र के नमक कारखाने पर धावा बोला दोस्तों। ये दोनों, जब गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई थी, सरोजिनी नायडू और इनाम साहेब ने धरसना महाराष्ट्र के नमक कारखाने पर धावा बोला। और पुलिस के अत्याचार को देख अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने कहा, मैंने इतना कष्टदायक अत्याचार कभी नहीं देखा था। वेब मिलर ने कहा था दोस्तों, अमेरिकी पत्रकार था। और इस आंदोलन के समय बच्चों की वानर सेना व लड़कियों की मंजरी सेना का गठन किया गया था। और इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय दोस्तों बच्चों की वानर सेना और लड़कियों की मंजरी सेना का गठन किया गया था दोस्तों। ये आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया दोस्तों, अब हम लोग प्रथम गोलमेज सम्मेलन पे चलते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये 12 नवंबर 1930 से दोस्तों 19 जनवरी 1931 तक हुआ था। यह गोलमेज सम्मेलन दोस्तों 12 जनवरी 1930 से लेके 19 जनवरी 1931 तक हुआ था। 12 जनवरी 1930 से लेके 19 जनवरी 1931 तक हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। 12 जनवरी 1930 से लेकर 19 जनवरी 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। क्या है दोस्तों, 12 नवंबर 1930 से लेकर 31 जनवरी 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक हुआ था दोस्तों। ये देखिए डेट आप लोग याद रखिए दोस्तों, डेट से बहुत कुछ आप लोगों को आ जाएगा दोस्तों। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करें दोस्तों, तो ये 12 नवंबर 1930 से लेके 19 जनवरी 1931 तक ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन चला था दोस्तों। और भारत का 89 सदस्य प्रतिनिधिमंडल, भारत का 89 सदस्य प्रतिनिधिमंडल वायसराय ऑफ इंडिया नामक जहाज से सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गया। और भारत का 89 सदस्य प्रतिनिधिमंडल वायसराय ऑफ इंडिया नाम भारत का 89 सदस्य प्रतिनिधिमंडल याद रखिएगा दोस्तों, वायसराय ऑफ इंडिया नामक जहाज से सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गया था। 89 आदमी गया था। और इस सम्मेलन का उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया तथा अध्यक्षता रेमजे मैकडॉलड ने की थी दोस्तों। इसका उद्घाटन जो है जॉर्ज पंचम ने किया था तथा अध्यक्षता रेमजे मैकडॉलड ने की। और कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था दोस्तों। और गांधी इरविन समझौता दोस्तों ये 5 मार्च 1931 को होता है दोस्तों। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है दोस्तों। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। और इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है दोस्तों। याद रखिएगा गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। और इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। और एम.आर. जयकर, तेज बहादुर सप्रू और श्रीनिवास शास्त्री के प्रयासों से गांधी इरविन समझौता हुआ था दोस्तों। एम.आर. जयकर, तेज बहादुर सप्रू और श्रीनिवास शास्त्री के प्रयासों से गांधी इरविन समझौता हुआ। और इस समझौते के अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया। तो इस समझौते के अंतर्गत ही दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया और भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार मिला। और गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का फैसला किया था। और कराची में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल
गांधी इरविन समझौते को स्वीकार किया गया। और कराची में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल गांधी इरविन समझौते को स्वीकार किया गया। और कराची में दोस्तों याद रखिएगा, कराची में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में अध्यक्षता इसका वल्लभ भाई पटेल ने किया था दोस्तों। गांधी इरविन समझौते को स्वीकार किया गया। और सरोजिनी नायडू ने गांधी तथा इरविन को दो महात्मा कहा था दोस्तों। सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा कहा था, ये आप लोग याद रखिएगा, सरोजिनी नायडू ने कहा था। अब देखिए दोस्तों, हम लोग आते हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। पहला हो गया था 12 नवंबर 1930 से लेके 19 जनवरी 1931 तक हुआ था। और सेकंड 7 सितंबर 1931 से लेके 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था दोस्तों। दूसरा गोलमेज सम्मेलन की बात करें दोस्तों तो 7 सितंबर, पहला 12 नवंबर और ये सितंबर ये बहुत पहले हुआ था दोस्तों। और 7 सितंबर 1931 से लेके 7 सितंबर 1931 से लेके 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था दोस्तों। 7 दिसंबर 1931 से लेके 1 दिसंबर 1931 तक ये हुआ था। देखिए दूसरा गोलमेज सम्मेलन ये 7 सितंबर 1931 से लेके 7 सितंबर 1931 से लेके 7 सितंबर 1931 से लेके 1 दिसंबर 1931 तक ये चला था दोस्तों। और नेक्स्ट देखिए इसमें, और कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी थे दोस्तों। और वे SS राजपुताना नामक जहाज से लंदन गए। और इस दौरान गांधी जी लंदन में किंग्सले हॉल में प्रवास किया था। और यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा। तो यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा। और द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों ये 1932 से 1934, इसमें सरोजिनी नायडू और पंडित मदन मोहन मालवीय ने महात्मा गांधी के साथ भाग लिया था दोस्तों। और देखिए फ्रेंड्स, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 से 1934, इसमें सरोजिनी नायडू और पंडित मदन मोहन मालवीय ने महात्मा गांधी के साथ भाग लिया था। और 4 जनवरी 1932 को आंदोलन शुरू होने के कुछ ही घंटों में गांधी, नेहरू, गफ्फार खान आदि शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब ये अधिवेशन असफल हो गया अधिवेशन, तो 4 जनवरी 1932 को आंदोलन शुरू। देखिए फ्रेंड्स, सांप्रदायिक पंचाट, देखिए फ्रेंड, कम्युनल अवार्ड ये 1932 ईस्वी में आया था। तो सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड 1932, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडॉनल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की दोस्तों। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडॉनल्ड ने दोस्तों 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की। इसमें पृथक निर्वाचन पद्धति को दलित वर्गों पर भी लागू किया दोस्तों, दलित वर्गों पर भी लागू किया गया फ्रेंड्स। ये उसके बाद होता है पूना समझौता। अब आते हैं हम लोग पूना समझौता। याद रखिएगा, सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड ये 1932 में आया था। और रेमजे मैकडॉनल्ड, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडॉनल्ड ने दोस्तों 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की। और इसमें पृथक निर्वाचन पद्धति को दलित वर्गों पर भी लागू किया गया। और आगे है पूना समझौता। पूना समझौता में देखिए, यह वर्ष 1932 में पूना समझौता होता है। और सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध गांधी जी ने यरबदा जेल में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू कर दिया दोस्तों। 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू कर दिया। और मदन मोहन मालवीय, राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयासों से महात्मा गांधी व भीमराव अम्बेडकर के बीच मदन मोहन मालवीय और राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयासों से महात्मा गांधी व भीमराव अम्बेडकर के बीच 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता होता है दोस्तों। 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ। और इस समझौते के अंतर्गत प्रांतीय विधान मंडलों में दलित वर्ग के लिए 71 की जगह 147 सीटें आरक्षित की गई। इस समझौते के अंतर्गत प्रांतीय विधान मंडल में दलित वर्गों के लिए 71 की जगह 147 सीटें आरक्षित की गई। और केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए 18% सीटें आरक्षित की गई। और देखिए फ्रेंड्स, इस समझौते के अंतर्गत याद रखिएगा, प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए 71 की जगह 147 सीटें आरक्षित की गई। और केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए 18% सीटें आरक्षित की गई केंद्रीय विधानमंडल में। अब नेक्स्ट है दोस्तों, हमारा आता है तीसरा गोलमेज सम्मेलन। सेकंड में देखिए दोस्तों, सेकंड गोलमेज सम्मेलन में क्या क्या हो गया दोस्तों, दोबारा द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों स्टार्ट हो गया।
फिर उसके बाद दोस्तों ये 4 जनवरी 1932 को ये स्टार्ट हुआ था आंदोलन। फिर उसके बाद सांप्रदायिक पंचायत इसी में आया था दोस्तों, 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत आया था दोस्तों, जिसमें कि प्रांतीय पृथक निर्वाचन पद्धति को दलित वर्गों पर भी लागू किया गया दोस्तों प्रांतीय विधानसभा में। उसके बाद दोस्तों फिर पूना समझौता होता है, फिर गांधी जी का 1932 में अम्बेडकर और गांधी जी के बीच 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू कर दिया था इसके विरुद्ध में, सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध में। और 26 सितंबर को महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच फिर ये पूना समझौता हो जाता है। और फिर इसमें एक प्रांतीय विधानसभा में 71 की जगह 147 सीट दिया गया और केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें दलित वर्ग के लिए आरक्षित की गई। और नेक्स्ट है तीसरा गोलमेज सम्मेलन। देखिए फ्रेंड्स, यह जो हमारा हुआ था, देखिए पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर देखिए फ्रेंड्स, तीसरा गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों 17 नवंबर 1932 से लेके 24 सितंबर 1932 तक। देखिए तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से लेके 24 दिसंबर 1932 तक चला। देखिए पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर से लेके 12 नवंबर 1930 से लेके 12 नवंबर 1930 से लेके 19 जनवरी 1931 तक ये चला था। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन चला था हमारा 7 सितंबर 1931 से लेके 7 सितंबर 1931 से लेके 1 दिसंबर 1931 तक चला था। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हमारा चल रहा है 17 नवंबर 1932 से लेके 24 दिसंबर 1932 तक। 17 नवंबर 1932 से लेके यह 1930 में फर्स्ट हुआ था, सेकंड हुआ था 1931 में और थर्ड हो रहा है 1932 में। देखिए ये हुआ था 17 नवंबर पहला 12 नवंबर, ये 17 नवंबर 1932 से लेके 24 दिसंबर 1932 में ही ये खत्म होता है दोस्तों। और इसमें कुल 46 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, और कांग्रेस इसमें शामिल नहीं हुई दोस्तों, और तेज बहादुर सप्रू और अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था फ्रेंड्स। तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता थे दोस्तों। और गांधी जी और हरिजनोत्थान में देखिए दोस्तों, गांधी जी ने 1932 में हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की। गांधी जी ने 1932 में हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की। गांधी जी ने 1932 में हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की। गांधी जी ने 1932 में हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की थी फ्रेंड्स। गांधी जी ने 1932 ईस्वी में हरिजन कल्याण हेतु और अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की थी। गांधी जी ने 1932 में हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की थी 1932 में। फिर उन्होंने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का भी प्रकाशन किया था। हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का भी प्रकाशन किया था इन्होंने। और उन्होंने 7 नवंबर 1933 में वर्धा से हरिजन यात्रा आरंभ की थी दोस्तों। और उन्होंने 7 नवंबर 1933 से वर्धा से हरिजन यात्रा प्रारंभ की थी। और भारत सरकार अधिनियम देखिए दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 देखिए दोस्तों। भारत सरकार 1935, ये तो दोस्तों तीसरा गोलमेज सम्मेलन हमारा खत्म हो गया। अब आते हम लोग भारत सरकार अधिनियम 1935 को। इसमें देखिए दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935, इस अधिनियम में भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था की बात की गई। और यह अधिनियम अंग्रेजों द्वारा भारत में लागू किया गया अंतिम संवैधानिक प्रयास था। और यह अधिनियम अंग्रेजों द्वारा भारत में लागू किया गया अंतिम संवैधानिक प्रयास था। और प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन दोस्तों 1937 ईस्वी में हुआ। प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन दोस्तों ये 1937 में हुआ है। और 1935 के अधिनियम के अंतर्गत 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए। और इसमें देखिए दोस्तों, कांग्रेस को 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला। और बिहार, उड़ीसा, मद्रास, मध्य प्रांत एवं संयुक्त प्रांत, कांग्रेस को 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला दोस्तों। ये एक हो गया बिहार में, उड़ीसा में, मद्रास। बिहार उड़ीसा इधर हो गया उत्तर भारत में दोस्तों, बिहार उड़ीसा, और मद्रास हो गया दक्षिण भारत। मद्रास और मध्य प्रांत एवं संयुक्त प्रांत, ये 5 प्रांत हैं। बिहार उड़ीसा, मद्रास, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत। और कांग्रेस बम्बई हो गया, असम हो गया, और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी दोस्तों। और केवल पंजाब, सिंध और बंगाल में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। सिर्फ केवल पंजाब में
और सिंध में और बंगाल में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला दोस्तों। देखिए, और बंगाल में देखिए दोस्तों, और इसको बम्बई में, असम में और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में इसको बड़े दल के रूप में उभरी थी दोस्तों ये। नेक्स्ट, बंगाल में कृषक पार्टी और मुस्लिम लीग की गठबंधन सरकार बनी। बंगाल में कृषक पार्टी और मुस्लिम लीग की गठबंधन सरकार बनी थी। और 28 माह के शासन के बाद 28 माह के शासन के बाद अक्टूबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कांग्रेस मंत्रिमंडलों द्वारा त्यागपत्र दिया गया। और 28 माह के शासन के बाद अक्टूबर 1939 को 28 माह के शासन इसमें हुआ था दोस्तों। 28 माह के शासन के बाद अक्टूबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र दिया गया दोस्तों। अक्टूबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कांग्रेस मंत्रिमंडलों द्वारा त्यागपत्र दिया गया। और इस त्यागपत्र के बाद मुस्लिम लीग ने अम्बेडकर के साथ मिलकर 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। इस त्यागपत्र के बाद मुस्लिम लीग ने अम्बेडकर के साथ मिलकर 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अब हमारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी। अब देखिए फ्रेंड्स, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और अच्युत पटवर्धन ने 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी दोस्तों। कांग्रेस समाजवादी पार्टी में दोस्तों आचार्य नरेंद्र देव हो गया और जयप्रकाश नारायण हो गया और अच्युत पटवर्धन ने 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी फ्रेंड्स। और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम लिखी हुई पुस्तकें और लेखक इसका देखिए फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, ये हमारा अब सेशन देखिए दोस्तों, अब हमारा सिर्फ अब दोस्तों आज हम दोस्तों अब सेशन को यहीं तक रहने देते हैं फ्रेंड्स। और कल के सेशन में दोस्तों करके हम इसको कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया दोस्तों तो सेशन को आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को फ्रेंड्स आप लोग जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।